अब एक बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पहले तो समझो जीन एक्सप्रेशन क्या है, उसका रेगुलेशन क्या है, फिर कहानी समझ आएगी। एक्सप्रेशन का क्या मतलब? मैं बहुत खुश हूँ, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं ऐसी बैठी रहूँ, क्या आप समझ सकते हो मैं खुश हूँ? नहीं। या मैं ऐसे आऊँ तो क्या आप समझ सकते हो मैं दुखी हूँ? नहीं। तो मेरे फेस के एक्सप्रेशन मेरे दिल का हाल बयां करते हैं। ऐसे ही जीन के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? जब जीन से प्रोटीन बने तो पता चलेगा इस जीन के दिल में क्या है, यानी जब इस जीन से एमआरएनए बने और एमआरएनए से प्रोटीन बने, तब हम कहेंगे कि ये जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि इस प्रोटीन के कारण कैरेक्टर एक्स शो होता है। टॉलनेस, डॉर्फनेस, येलो कलर, ग्रीन कलर, आई कलर, वो सब प्रोटीन के कारण एक्सप्रेस है। अब इस रेगुलेशन का क्या मतलब है समझना, बहुत मजेदार बात बता रही हूँ। सपोज करो कि मैंने एक कल्चर मीडिया लिया, रुको एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं, ये कल्चर मीडिया लिया, ठीक है, इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और इसके अंदर एक ई कोलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज आराम से आ जाता है क्योंकि एक मोनोसेक्राइड शुगर है, और ये ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फर्दर डाइजेस्ट करने की जरूरत है नहीं, फटाफट इससे एटीपी बना के वो मस्त रहता है, खुश रहता है। दिस बैक्टीरिया इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। लेकिन मान लीजिए आपने इस बैक्टीरिया को दूध के अंदर डाल दिया, मिल्क, मिल्क में ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं होती, वहां लैक्टोज शुगर होती है, और लैक्टोज एक डाइसेक्राइड शुगर है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, जिसमें 1 ग्लूकोज प्लस 1 गैलेक्टोज होता है। अब इस बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं है, इसे इस लैक्टोज से ही काम चलाना पड़ेगा, तो ये इस लैक्टोज को अपने अंदर लेगा। लेकिन सिर्फ अंदर लेने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने अंदर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तब जाकर इसको एनर्जी मिलेगी। यानी अभी ये थोड़ा सा दुखी है। अब लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, वो इजीली अंदर नहीं आती है, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए इस ई कोलाई को, दैट इज परमिएज एंजाइम। तो जब ये परमिएज एंजाइम बनाएगा तब इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तब लैक्टोज अंदर आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये काम करने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए इसे एंजाइम चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बायोटेक में भी बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी अगर इसे ग्लूकोज मिलता तो ये 2 एक्स्ट्रा एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं थी, पर अगर इसे ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मिल रहा है इन द मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, तो इसे 2 एक्स्ट्रा एंजाइम्स बनाने की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, एक और एंजाइम भी बनाना पड़ता है जिसे ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं इसका फंक्शन नोन नहीं है, बट कुछ कहते हैं कि एक्चुअली ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है इसके ब्रेकडाउन में, अपन छोड़ देते हैं अभी। यानी कि लैक्टोज को यूज करने के लिए इस बेचारे ई कोलाई को 3 एक्स्ट्रा एंजाइम्स बनाने पड़े। तो डेफिनेटली कोई ना कोई जीन होंगे जिससे एमआरएनए बन रहा होगा, जिससे ये एंजाइम यानी प्रोटीन्स बन रहे होंगे। अब एक बात सोचो, अगर मान लो ये ग्लूकोज को यूज कर रहा है, तो क्या आप चाहोगे कि उस समय पर वो जीन, इनके जो जीन हैं, वो एक्सप्रेस करे, यानी वो ये एंजाइम्स बनाए? हम नहीं चाहेंगे ना भाई। हम देख रहे हैं ना हर जगह एनर्जी लग रही है, एटीपी लग रही है, अमीनो एसिड्स में एटीपी लगाई थी, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में एटीपी लगी थी, हम क्यों चाहेंगे कि ये एटीपी यूज हो? सेल कभी नहीं चाहेगा, पक्का बनिया है, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी तरह। तो जब ग्लूकोज यूज हो रहा है, वी डोंट वांट कि ये सेल्स में ये एंजाइम्स बने, यानी इन वाले एंजाइम के जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें, हम नहीं चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो 30,000 जीन्स हैं, वो 24 घंटे लगातार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लगातार सब प्रोटीन नहीं बना रहे हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तब वो जीन एक्टिव होकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी एमआरएनए और प्रोटीन बनाएगा, और ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाएगा, शांत बैठा रहेगा। हमें यही समझना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेट, कब जीन को बंद करना है, कब जीन को चालू करना है, ये कैसे कंट्रोल होता है, आइए देखते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट। सो जीन का एक्सप्रेशन जब होगा तो उससे एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। सेवरल लेवल्स पर हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में कहाँ कर सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता है सबसे पहले डीएनए से हेटेरोजीनस आरएनए बनता है, एचएनआरएनए, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, तो आप उसी लेवल पर स्टॉप कर सकते हो। तो पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, वो एचएनआरएनए बन रहा है, उसी लेवल पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मान लो ये तो बन गया,
तो इसके बाद अपन इंट्रॉन्स हटाते थे, स्प्लाइसिंग करते थे ताकि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए बने। उस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हो, यानी प्रोसेसिंग लेवल जहाँ पे स्प्लाइसिंग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो वहाँ भी नहीं कंट्रोल किया, एमआरएनए प्रोसेस्ड मैच्योर बन गया, तो जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में तब कंट्रोल कर लो, उसको बाहर ही मत आने दो तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और मान लो साइटोप्लाज्म में आ भी गया तो अब ट्रांसलेशन को मत होने दीजिए, यानी ट्रांसलेशन लेवल। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है याद करना, या तो डीएनए से एचएनआरएनए मत बनने दो, या उससे मैच्योर एमआरएनए मत बनने दो, या उस एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में रेगुलेट कर लो आते टाइम, या ट्रांसलेशन के लेवल पर रेगुलेट कर लीजिए। अब ये जो जीन्स हैं, जीन्स ये एक्सप्रेस करते हैं तो पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है जिससे पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसा मैंने बताया कि एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बोलो मेरे साथ जोर से, ये कौन बना रहा है? ई कोलाई। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन करता है एक डाइसैकेराइड लैक्टोज का इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और बैक्टीरिया इन्हें फिर यूज करता है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर बैक्टीरिया के आसपास नहीं है लैक्टोज, या है पर अभी उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, राइट, तो they would no longer require the synthesis of this enzyme. So this is what I have explained you. यानी हम क्या कह सकते हैं कि metabolic, physiological and environmental conditions regulate करती हैं expression of gene। direct questions है, मतलब वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको ज़रूरत है कि नहीं मेटाबॉलिज्म लैक्टोज का करना है कि नहीं, ग्लूकोज है तो क्यों लैक्टोज लेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग या एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंट में अगर लैक्टोज ही है तो फिर बनाने पड़ेंगे एंजाइम, पर ग्लूकोज भी है तो नहीं बनाने पड़ेंगे। या हो सकता है कि एनवायरमेंट में लैक्टोज हो लेकिन अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है एनर्जी की, चुपचाप सोया पड़ा है तो भी ज़रूरत नहीं है। तो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कैसे याद रखोगे आप? पेम। इससे इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हमारा डेवलपमेंट होता है कैसे होता है? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पूरा अडल्ट बनता है। तो डेवलपमेंट होता है, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स। वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि कई सारे जीन्स के जो सेट्स हैं उनका कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होता है। कब कौन सा कैरेक्टर हमारे में डेवलप होना है तब वो वाला जीन एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़। नाउ प्रोकैरियोट्स में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके लेवल पर, यूकैरियोट्स में हम ये नहीं पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जो है ये प्रीडोमिनेंट साइट है फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब भाई प्रोकैरियोट्स में देखो, समझो प्रोकैरियोट्स में कितने कितने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा फिर स्प्लाइसिंग होगी, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। डीएनए से सीधे मैच्योर एमआरएनए बनेगा, तो या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल कर लो जो होता है एक्चुअली मेन साइट। अच्छा, ये स्टेप भी नहीं होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में चल रहा है, ये होगा। तो प्रोकैरियोट्स में दो ही लेवल्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन बन हो रहा है तब कर लो डीएनए से आरएनए, या जब ट्रांसलेशन होगा तब रेगुलेट कर लो। तो इन दोनों में से मेनली ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ये सब कुछ मैं पहले आपको समझा देती हूं, फिर आपके लिए 2 मिनट का काम होगा, समझो। समझना, ये मैं एक एमआरएनए बनाती हूं, जीन बनाती हूं, डीएनए, ठीक है। डीएनए में मान लीजिए अभी मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, और मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, यानी एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं, राइट। तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ये तीनों एंजाइम्स एक ही जीन से बनते हैं। उसके 3 पार्ट्स हैं, मेरे साथ बोलिए जिया। क्या है? जिया। जिया यानी ZYA, ऐसे भी याद रख सकते हो, उल्टा है, पहले A आता है फिर लास्ट में Y और Z, तो उल्टा, तो जिया, 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 ठीक है। अब ये जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेटर भी होगा, मैं बना नहीं रही, और एक इसका प्रमोटर होगा। तो सपोज ये प्रमोटर है, यही तो पढ़ा है हमने, यही पढ़ा था ना कि प्रमोटर को पहचानता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, इसे पता है कि जहां पर प्रमोटर है उसका P से प्रमोटर P से 5 यानी 5 प्राइम वाला कोडिंग स्ट्रैंड है,
उसके जैसा बनाता है आरएनए, पर टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, यही पढ़ा था। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम जहाँ से शुरू करता है, जैसे हमने स्टार्ट साइट लिखा था एनसीईआरटी के डायग्राम में, वो प्रमोटर पहचान कर ही होता था। इतना याद आ रहा है? अब इससे एमआरएनए बना, सपोज ये एमआरएनए है, एमआरएनए। अब प्रोकैरियोट्स में है तो कोई इमेच्योर मैच्योर नहीं बनेगा, सपोज ये एमआरएनए है। इस एमआरएनए से अब 3 एंजाइम्स बने, 3 एंजाइम्स, ठीक है। हमारी ट्रिक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किस वाले जीन से कौन सा वाला एमआरएनए एंजाइम बनता है। तो ब्लड प्रेशर ठीक मतलब बी से है पहला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, जी हाँ आप समझ ही गए हैं। पी से परमिएज और टी से बिल्कुल सही ट्रांस एसिटाइलेज। तो Y से Z से ये बनता है, Y से ये बनता है, A से ये बनता है। तो जिया याद रखो और ब्लड प्रेशर ठीक है, तो आप रिलेट कर लोगे। यानी एक एमआरएनए से 3 एंजाइम बन रहे हैं, यानी एक तरह से ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, राइट। और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। चलो एनीवेज, अब ये इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, डीएनए से आरएनए बनना, और इसे ट्रांसलेशन कहेंगे, आरएनए से एंजाइम या प्रोटीन बनना। और ये सब जरूरी है, लैक्टोज अगर मीडियम में है तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी लैक्टोज एंटर करेगी और फिर टूटेगी ग्लूकोज गैलेक्टोज में, जिसे इकोलाई यूज़ करेगा और खाना पीना करेगा। अब एक बात समझो, अभी लैक्टोज मीडियम में नहीं है, इफ लैक्टोज एब्सेंट, क्या आप चाहते हो कि ये सब कुछ हो? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि हम चाहेंगे कि ये ना हो, ट्रांसक्रिप्शन लेवल ना हो। ये कैसे नहीं होगा समझिएगा। स्टूडेंट, प्रमोटर को कंट्रोल करने के लिए एक और जीन, एक और यूनिट होती है जिसे ऑपरेटर कहते हैं, ओ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ऐसा समझो, अगर इसने रेड झंडी दिखाई तो ये प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को ग्रीन झंडी दिखेगी तो ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और अगर इसने रेड झंडी दिखाई तो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, इसकी भी तो ट्रेनिंग होगी कि इसे कब रेड झंडी दिखानी है और कब ग्रीन झंडी दिखानी है, वो कैसे होती है समझिएगा। एक और जीन होता है जिसे रेगुलेटर जीन कहते हैं, अभी मैं आई लिख देती हूँ, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर। ये प्रमोटर है पी से और ये ऑपरेटर है, तो हर प्रमोटर का एक ऑपरेटर है और हर ऑपरेटर का एक रेगुलेटर है। अब ये सब जीन्स हैं, ये भी एक जीन है, और जीन है तो ये भी एक एमआरएनए बनाएगा। सपोज ये इसने एमआरएनए बनाया और इस एमआरएनए से भी एक प्रोटीन बनता है, सपोज ये वो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, नॉर्मली अगर लैक्टोज नहीं है तो ये कहता है कि मैं जाता हूं ऑपरेटर के पास, और ये ऑपरेटर से जुड़ जाता है। और जैसे ही ये जुड़ता है, ऑपरेटर को ट्रेनिंग मिल जाती है कि अगर ये प्रोटीन मेरे साथ है तो मुझे रेड वाली झंडी दिखानी है, तो आरएनए पॉलीमरेज समझ जाएगा कि मुझे आगे नहीं जाना है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे, और हम यही चाहते हैं, यानी कि स्विच ऑफ रहेगा ये सब कुछ, ऑफ। तो जब लैक्टोज नहीं है तो इसे स्विच ऑफ ही होना चाहिए। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, ये इस सिस्टम को ठप कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, तो इसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। इसीलिए इस एमआरएनए को रिप्रेसर एमआरएनए कह देंगे। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है, देखो एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बन रहा है। एनीवेज, अब ये भी एक जीन है, एक जीन ही तो है, हर जीन का अपना प्रमोटर होता है, तो इसका भी एक्चुअली एक प्रमोटर होगा, राइट। चलो एनीवेज, अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे को ये कैसे याद करना है, इपोजिया, बोलो मेरे साथ, इपोजिया, फिर बोलो इपोजिया, 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 इपोजिया। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है हमारा मेन, इसके लिए एक प्रमोटर है, प्रमोटर का एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का एक रेगुलेटर है। आई क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनहिबिटरी है, रिप्रेसर है। अगर ये एक्टिवेट हुआ जीन तो ये प्रोटीन बनेगा, और ऑपरेटर रेड सिग्नल दिखाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन ऑब्वियसली नहीं होगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है। इतना क्लियर हो गया। चलो पहले इतना देखते हैं। सो हमने क्या देखा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही तो होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, यही तो पढ़ा है लास्ट क्लास में,
Now, activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, which affects its ability to recognize start site. यही तो मैंने बोला आपसे, वो जो प्रोटीन है, जो इस केस में रिप्रेसर प्रोटीन है, वो जब ऑपरेटर पे जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज अंधा हो जाएगा, उसे रेड सिग्नल दिख रहा है तो उसे स्टार्ट साइट समझ ही नहीं आएगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं ओपेरॉन मॉडल जहां पर वो एक्टिवेटर होता है, जो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली, एनसीईआरटी में नहीं दिया ना। ये जो एक्सेसिबिलिटी है प्रमोटर रीजन की, ये रेगुलेटेड होती है बाय इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंसेस टर्म्ड ऑपरेटर। यही तो मैंने कहा था कि रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जुड़ता है तो प्रमोटर पर लगा हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इनहिबिट होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। नाउ, ऑपरेटर रीजन जो है वो प्रमोटर के जस्ट बगल में है ज्यादातर ऑपरोन्स में, और इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड्स अ रिप्रेसर प्रोटीन, जैसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया। हर ओपेरॉन का, इस पूरे को ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है और एक रेगुलेटर जीन है, जो इस केस में रिप्रेसर है। रिप्रेसर क्योंकि वो इनहिबिट करने वाला है, राइट। सो हर ओपेरॉन का अपना एक ऑपरेटर है और अपना एक रिप्रेसर है। जैसे यहां हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं, लैक्टोज से रिलेटेड, तो इसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। तो लैक ओपेरॉन में लैक ऑपरेटर जो है वो प्रेजेंट होगा और वो स्पेसिफिकली लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, नाम दे दिया स्पेसिफिकली। ये अगर लैक्टोज नहीं है तो बात कर रहे हैं, नॉर्मली स्विच ऑफ रहेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैक ओपेरॉन, जो फेवरेट क्वेश्चन है, आते ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था, जेनेटिसिस्ट हैं ये, फ्रांसिस जेकब एंड बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड। जेकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई में दिया था। जी हाँ, मैं यही तो आपको बता रही हूँ इतनी देर से। सो दे वर द फर्स्ट टू। ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रेगुलेट करता है। लैक ओपेरॉन में लैक वर्ड कहाँ से आया है? लैक मीन्स लैक्टोज की बात कर रहे हैं। एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। लेट मी राइट हियर, दिस इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। क्यों? क्योंकि इससे 3 डिफरेंट एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स बनेंगे और इनका एक कॉमन प्रमोटर है और रेगुलेटर जीन्स हैं जिन्हें हमने आई कहा है। ऑपरेटर भी होगा। नाउ इसे ही ऑपरेटर कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन जिसका प्रमोटर है, ऑपरेटर है और रेगुलेटर जीन है, उसे ओपेरॉन कहते हैं। जैसे एक लैक ओपेरॉन है, अगर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनाना है, कब बनाना है, कब बंद करना है, तो टीआरपी ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, हिस्टिडीन, वैलिन ओपेरॉन एक्सेट्रा। ये 5 नेम्स बस आने चाहिए, डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगी। ईयर लॉन्ग में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी पढ़ाती हूँ बट यहाँ नहीं बताऊंगी। नाउ लैक ओपेरॉन जो है इसमें एक रेगुलेटरी जीन है जिसे हमने आई जीन कहा है। क्योंकि आई क्यों कह रहे हैं? आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, नॉट इंड्यूसर, इनहिबिटर, क्योंकि वो इनहिबिट करेगा ऑपरेटर को। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है जिया। आई जीन कोड करता है रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, उस प्रोटीन के लिए। जेड इसके लिए कोड करता है जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाई जीन करता है परमिएज, जो इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल फॉर दीज लैक्टोज यानी बीटा गैलेक्टोसाइड्स। साइडेज नहीं लिखा, ये एंजाइम है साइडेज जो इसको तोड़ता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइड यानी लैक्टोज के लिए। और ए जीन करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो जिया और ब्लड प्रेशर ठीक है, इसे हम इसे याद रखेंगे। नाउ ये सारे जरूरी हैं, तीनों जीन प्रोडक्ट्स, तीनों एंजाइम्स, तभी जाकर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, वो टूटेगा। नाउ यहाँ पर जो भी ये तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। चलो अब ये देखो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या कहा? इपोजिया, और इसका भी एक प्रमोटर होगा तो वो यहाँ लगा दिया। भाई इसका भी तो ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो इसके लिए भी तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर चाहिए, इसीलिए ये बना हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ? इस आई ने ये रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इंड्यूसर यानी अभी इतना समझ लो लैक्टोज नहीं है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो हम ये एंजाइम्स बनवाना नहीं चाहते, तो रिप्रेसर एमआरएनए बना, इससे ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये ऑपरेटर से जाकर जुड़ा, तो यहाँ का आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। सो रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। अच्छे से लर्न होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना तक आपको क्लियर होना चाहिए विथ ऑल द लेबलिंग।
इसीलिए यहाँ पर आगे कोई mRNA और प्रोटीन्स बनना नहीं दिखाया गया है। अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन पर। सेकेंड सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि अब लैक्टोज प्रेजेंट है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। सो द सेकेंड सिचुएशन इज इफ लैक्टोज प्रेजेंट, या पहले भी प्रेजेंट थी लेकिन अब ई कोलाई को जरूरत है। कुल मिलाकर अब हम चाहते हैं कि लैक्टोज टूटे और सेल के अंदर आए। अब हमें इसे स्विच ऑन करना है। अभी तक स्विच ऑफ था ऊपर ऑन, अब हमें इसे स्विच ऑन करना पड़ेगा। यानी फिर से हम वही बनाते हैं। चलो अब आप बनवाओ मुझे इपोजिया, इपोजिया, इपोजिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है इससे mRNA बने और इस mRNA से वो तीनों एंजाइम्स बने। ठीक है, मैं रफ बना रही हूँ। अब हम चाहते हैं ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन भी हो, तो क्या होगा समझिएगा। ये इसका प्रमोटर है। जैसे ही लैक्टोज आया इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर लैक्टोज आया ई कोलाई के अंदर, ये लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था ना, रिप्रेसर प्रोटीन जो अभी तक ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ था, ये इसका बहुत पक्का दोस्त है। ये ऑपरेटर को छोड़ता है और इसके साथ जुड़ जाता है। सपोज ये एलोलैक्टोज है तो ये जुड़ गया एलोलैक्टोज और इसके साथ ये, तो इस पे से इनहिबिटरी इफेक्ट हट गया। और अगर हट गया तो अब यहाँ पर आरएनए जो पॉलीमरेज था उसे सिग्नल मिला कि इसने ग्रीन सिग्नल दिखाया है, उसने फटाफट से ट्रांसक्रिप्शन किया, आगे ट्रांसलेशन हुआ, एंजाइम्स बने, धड़ाधड़ और परमीएज बना, तो और लैक्टोज अंदर आई, इनने मिलकर उसको तोड़ा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में और मस्त होके ई कोलाई को एनर्जी मिली। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, इसे स्विच ऑन करने में किसका हाथ है? सोचो क्या नया हुआ जिससे स्विच ऑन हुआ? तो आप कहोगे मैम ये इसके कारण हुआ, इसने इसका ध्यान बटाया, ये जो यहाँ इनहिबिट करके बैठा था, रेड सिग्नल दिलवा रहा था, उसको इसने खींच लिया अपनी तरफ, इसके कारण स्विच ऑन हुआ, इसने इंड्यूस किया स्विचिंग ऑन को। पर एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, एनसीईआरटी में लैक्टोज को ही लिखा हुआ है इंड्यूसर, इंड्यूसर। तो लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर भी है इस केस में। एक चॉइस आती है तो एलोलैक्टोज इज द बेस्ट चॉइस, बट लैक्टोज भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसीलिए वहां लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर या इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो अगर इंड्यूसर है यानी लैक्टोज है, ये इंड्यूसर है, जो एलोलैक्टोज है, लैक्टोज से एलोलैक्टोज बना, दैट इज द बेस्ट चॉइस। जैसे ही ये हुआ तो ये जो प्रोटीन बन रहा था रिप्रेसर वाला, ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, तो अब ये इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव मतलब ये इसके साथ नहीं जुड़ रहा, पहले इसके साथ जुड़ रहा था, अब ये खुद इनएक्टिव हो गया, इसके साथ नहीं जुड़ रहा, तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सब कुछ हो गया। इसे लैक एमआरएनए कह देंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ब्लड प्रेशर ठीक है, जिया, सब कुछ हो गया। मजे आए कि नहीं आए? अब एक ऐसी बात बताती हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे, समझना। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अभी ये स्विच ऑफ है, मतलब ये एंजाइम्स बिल्कुल नहीं बन रहे, और थोड़ी देर में मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर आया तो ये सब कुछ हुआ। तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम जब ये ऑफ था, परमीज तो बन ही नहीं रहा था, तो फिर लैक्टोज अंदर आया कैसे? एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये हमारे लेवल के बहुत ऊपर की बात है, हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बट कुछ अमाउंट में एंजाइम्स हमेशा बनते रहते हैं, यानी कुछ अमाउंट में पॉजिटिव कंट्रोल चलता है, थोड़े से एंजाइम बनते हैं, बट बियॉन्ड दिस बुक स्कोप, बियॉन्ड योर लेवल। हमें तो इतना ही याद रखना है कि ये नेगेटिव कंट्रोल होता है। आइए देखते हैं। सो लैक्टोज वो सबस्ट्रेट है फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और यही स्विचिंग ऑन एंड ऑफ करवा रहा है। लैक्टोज नहीं है तो स्विच ऑफ, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। लैक्टोज नहीं है ना भाई, नहीं है तो एंजाइम बनने की जरूरत नहीं है, तो ऑफ कर दो, और लैक्टोज आ गया, एंजाइम बनाना है तो स्विच ऑन कर दो। तो लैक्टोज ही ऑन करवा रहा है और लैक्टोज नहीं है तो ऑफ हो रहा है, इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं। तो अगर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज नहीं है, तो अगर हम लैक्टोज देंगे ग्रोथ के लिए, तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। और ये वो बात है जो मैंने कहा था कि लो लेवल पर हमेशा एक्सप्रेशन होता है इस जीन का, अदरवाइज लैक्टोज एंटर ही नहीं कर पाती, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर, वो हमेशा बन रहा है, हमेशा। आप ध्यान से देखो, देखो
फर्स्ट कंडीशन में भी बन रहा है जब ऑफ रखना है इसके साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट कंडीशन में भी बन रहा है जब ऑन करना है इसके साथ जुड़ने के लिए, यानी ये हमेशा बनता है, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज बीइंग फॉर्म्ड राइट फ्रॉम द आई जीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा और प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग। लेकिन अगर इंड्यूसर है सच एज लैक्टोज, ये रहा ये फर्स्ट चॉइस एलोलैक्टोज, तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंड्यूसर के साथ जुड़ता है और इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जाके और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करवाएगा। ऑल क्रिस्टल क्लियर? नाउ एसेंशियली ये जो रेगुलेशन है इसे हम क्या कह सकते हैं? बाय इट्स सबस्ट्रेट। लैक्टोज या एलोलैक्टोज एक्चुअली सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स। कौन है इंड्यूसर बताइए? इंड्यूसर इज लैक्टोज, राइट। नाउ इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कह रहे हैं बताइए? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑन ऑफ करवा रहा है, एक्चुअली लैक्टोज ही करवा रहा है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, पर रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। अगर वो जुड़ेगा ऑपरेटर के साथ तो वो ठप करा रहा है, इसीलिए हम इसे ऐसा कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रोल भी हमेशा रहता है, राइट। ये सब क्वेश्चन है एज इट इज डायरेक्टली। सो दैट इज अबाउट द रेगुलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली दिस डायग्राम एंड दिस कॉन्सेप्ट। डन? सो हैव अ लुक।